मीडिया वालों को उन्होंने बामुश्किल संभाला था। फवाद खान और हादी का बस चलता तो उसे अभी जिंदा जमीन में गाड़ देते, जिससे इनकी इज्जत की जरा परवाह नहीं थी। वो दोनों बहुत जोर से बैठे थे। बस नहीं चल रहा था कि जाएं और उसे चोटी से पकड़ कर लाएं और ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा ऐसी कोशिश करने का वो सोचे भी तो इसकी रूह कांप जाए, मगर वो दोनों बेबस थे, वो ऐसा नहीं कर सकते थे। नो डैड, मैं कतई नहीं आऊंगी पाकिस्तान। हारिस साहब के मुसलसल इसरार पर वो गुस्से और हरदर्मी से बोली, हनी क्यों इतनी जिद्दी हो गई हो? हारिस साहब के लहजे में बहुत बेबसी थी। अब्दुल्ला खामोश खड़ा ये सब देख और सुन रहा था। हारिस, मैं बात करता हूँ अपनी बेटी से, तुम्हारी नहीं सुनेंगी, वो बिल्कुल अपने अंकल की बात जरूर मानेगी। फवाद साहब मोहब्बत से बोले और हारिस साहब के हाथ से मोबाइल ले लिया। आई एम सॉरी, आपके कहने से पहले मैं बता रही हूँ कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी, बात ख़त्म। अगर किसी ने मुझे फोर्स किया तो मैं यहाँ खुदकुशी कर लूँगी, अंडरस्टैंड? फवाद साहब के हेलो कहने पर वो चीख उठी। पास बैठा हादी बेसाख्त हंसा। फवाद साहब ने मोबाइल स्पीकर पर लगाकर दरमियान में मौजूद मेज़ पर रखा। हकीकत यही है अंकल, उसे मुझसे शादी ही नहीं करनी थी, निकाह तो बहाना था बस। और हो हादी नागवारी से बोला। हारिस साहब ने अपनी पेशानी मसली। अब तो इन्हें भी यही लग रहा था। डैड, आप इस कमीने के कहने पर मत एतबार कीजिएगा, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ। डैड, उस रात सच में उस आदमी ने मुझसे निकाह किया था। आप अब की बार वो इन्हें यकीन दिलाने के लिए बेबसी से कहती हुई रो पड़ी। इनफ हनी, बहुत हो गया, मैं कुछ नहीं बोल रहा तो तुम सबको पागल बना रही हो। कैसे कोई आ सकता है इतनी सख्त सिक्योरिटी में, वो भी तुम्हारे कमरे में आकर तुमसे निकाहनामे पर साइन लेकर चले गया? मतलब हद हो गई झूठे बहाने बनाने की। हारिस साहब गुस्से से धाड़ उठे। दूसरी तरफ हानिया ने अपनी आंखें साफ की। आप यकीन मत करें डैड, लेकिन यही सच है, वो आया था और मुझसे निकाहनामे पर साइन लेकर चला गया। ट्रस्ट मी डैड, ये हकीकत है, मेरा ख्वाब नहीं। वो रोती हुई भारी आवाज में गिड़गिड़ाई। फवाद साहब ने हारिस साहब के परेशान चेहरे को देखा। हनी, तुम मुझे पागल कर दोगी, वो कमजोर लहजे में बोले तो हानिया ने गुस्से से आंसू साफ करते हुए काल कट कर दी। हानिया ने गुस्से से मोबाइल पूरे दीवार पर दे मारा। रिलैक्स डार्लिंग। नैनी ने टीवी से नजरें हटाकर उसे सुख चेहरे को देखा तो हानिया ने अपनी सब्ज आंखें इनकी तरफ उठाई। नैनी, आपको भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? उस रात सच में वो आया था, मुझसे साइन लिए पेपर्स पर और कहा ये हमारा निकाहनामा है, आज से हम महरम हैं एक दूसरे के, और एक निकाह पे दूसरा निकाह नहीं हो सकता। मुझ पर यकीन करें नैनी, वो उभराई आवाज में कहती। नैनी को भी तड़पा गई। मुझे यकीन है डार्लिंग, जरूर वो कोई दुश्मन होगा तुम्हारे डैड का, उसने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि तुम्हारा और हादी का निकाह ना हो सके। नैनी टीवी बंद करके इसके पास आई और इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। तो हानिया ने बेयकीनी से इन्हें देखा। कोई कैसे इतना घटिया हो सकता है? नैनी, उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ना डैड को मुझ पे यकीन हो रहा है, ना हादी को जो मेरा बचपन का दोस्त है, और ना ही अंकल को। नैनी के कंधे पर सर रखकर वो बोली तो नैनी ने एक गहरा सांस भरा। तुम बहुत मासूम हो डार्लिंग, तुम नहीं जानती लोगों को। तुम्हारा डैड सियासत में एक खास पोजीशन रखते हैं। हाँ, वहाँ इनके हजारों दुश्मन होंगे, इनमें से ही किसी ने ये घटिया खेल खेला है ताकि तुम्हारे डैड परेशान हो जाए और सियासत छोड़ दे। नैनी ने उसे मोहब्बत से समझाया। हानिया शिद्दत सी नैनी को देखने लगी। उसे घिन आ रही थी ऐसे लोगों से। कितने गिरे हुए हैं ये लोग। नैनी, एक सीट के लिए इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन लोगों ने निकाह जैसे पाक बंधन को मजाक बना दिया। आई हेट हम। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं अपने हाथों से इसे मार दूंगी। वो नफरत व तैश से बोली। तुमने इंग्लैंड आकर इनके मंसूबे को मजीद मजबूत कर दिया है। तुम्हारी डैड वहाँ परेशान होंगे और अपनी सीट की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, और फिर वो इलेक्शन हार जाएंगे, इनके मुखालफिन जीत जाएंगे। नैनी मजीद बोली तो हानिया अपना सर थाम कर रह गई। तो आप बताएं मैं क्या करूं? अगर वहां जाती हूं तो वो लोग मेरा निकाह हादी से करवा देंगे। इन्हें लगता है मैंने एक ख्वाब देखा था और इस ख्वाब को हकीकत समझ कर सर पर सवार कर लिया। वो मुझे उसे भूलने का कहा कर हादी से निकाह करवा देंगे। निकाह के ऊपर निकाह। वो करब से बोली। लहजे में बेबसी के तमाम तर रंग शामिल थे। कुछ दिनों
कुछ देर दिन दोनों के बीच खामोशी रही। हानिया नैनी के कंधे पर सर रखकर सिसकती रही। क्या तुम्हें यकीन है वो हकीकत था? डार्लिंग, जरा सोचो, कोई कैसे यूं तुम्हारे रूम में आकर तुमसे निकाह कर सकता है? खामोशी में नैनी की आवाज गूंजी तो हानिया ने झटके से सर उठाया। इन्हें बेयकीन आंखों से देखा जिनमें अब आंसू की जगह गुस्सा था। ओह स्टॉप इट नैनी, मैं हर किसी को यकीन नहीं दिलाती फिरूंगी कि मेरे साथ ऐसा हकीकत में हुआ है। मुझे लगता है मैं सबको यकीन दिलाते दिलाते पागल हो जाऊंगी। वो बेबसी से चिल्लाई और अपने रूम से गाड़ी की कीज उठाकर ऊंची हील से टक टक करती घर से निकलती चली गई। पोर्च से अपनी कार निकाल कर उसका रुख क्लब की जानिब कर दिया। इसका इरादा अपने दोस्त के साथ कुछ वक्त गुजार कर इस डिप्रेशन से बाहर निकलने का था। एक हाथ से ड्राइविंग करती दूसरे से मोबाइल निकालकर अपनी वाहिद फ्रेंड रीना को मैसेज किया और उसे क्लब में बुलाया। कुछ ही देर में ओके का मैसेज इसके मोबाइल की स्क्रीन चिमकाने लगा और वो मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंककर ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जो हो गई। इंग्लैंड की रंगीन रातों में वो इस वक्त वहाँ के मशहूर क्लब में अपनी दोस्त रीना की संगत में काउंटर पे खड़ी सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास हाथों में पकड़े सामने ही स्टेज पर थिरकते झूमते एक दूसरे में गुम लोगों पर सरसरी नजर डालकर रीना की जाने मुतवज्जो हुई, जिसका मुंह खुला हुआ था। व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है यार? कैसे कोई ऐसा कर सकता है? तुमने अपने डैड को क्यों नहीं पुकारा? हैरत की ज्यादती से इसके मुंह से चीख निकली और वो अपनी नीली आंखें फाड़े से देखती पूछने लगी। रीना यहाँ इसकी वाहिद दोस्त थी और वो क्रिश्चियन थी। दोनों की दोस्ती बचपन से चलती आ रही थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी और घर भी आमने सामने ही थे। वो 5 साल की थी जब अपनी माँ की डेथ के बाद वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, पर फिर भी दोनों की दोस्ती में कोई कमी ना आई। अलबत्ता इस दूरी ने इस दोस्ती को और भी गहरा रंग दे दिया था। हर छुट्टियों में हानिया उससे मिलने यहाँ आती थी। वो यहाँ मौजूद अपनी नैनी से बहुत करीब थी। हानिया ने उसे कहा था उसके साथ पाकिस्तान चले, पर वो अपने मुल्क को छोड़ने के लिए तैयार ना थी। लिहाजा हानिया को ही इससे मिलने के लिए आना पड़ता था। उसके हाथ में गन थी। इडियट, वो मुझे बोलने भी नहीं दे रहा था, चीखना तो दूर की बात। इसके हैरान होकर चीखने पर हानि ने नागवारी से कहा, ओह रिया को अफसोस हुआ अपनी प्यारी सी दोस्त पे। वो तो कोई अंकल का बड़ा दुश्मन लगता है। उसने ड्रिंक मुंह से लगाते अपनी सोच का इजहार किया। उसे मैं ही मिली थी अपनी दुश्मनी के लिए। हानिया दिल में सोच कर रह गई। उसने कहा था वो सामने आएगा और तब मैं उस बास्टर का ऐसा हाल करूंगी कि छुट्टी का दूध याद आ जाएगा उसे। वो अभी हानिया को जानता नहीं है। वो खुद से अहद करती हुई बोली। रीना ने सिर हिलाया। जब इसकी दुर्गत बनाओगी तो मुझे वीडियो बनाकर भेजना या फिर सिर्फ कॉल कर देना। मैं पहली फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी और हम फिर मिलकर इसका बर्था बनाएंगे। उसके हाथ पर हाथ रखती हुई मुस्कुराहट दबाकर बोली, वैसे वो यकीनन कोई बड़ा ही शातिर बंदा है जिसने तुम्हें एक ही रात में जंगली बिल्ली से चूहा बना दिया। रिया हंसकर कहती उसे आग लगा गई। शट अप रीनी। वो गिलास काउंटर पर टच कर सुर्ख चेहरे से धारती हुई बैग पे करके रीना को छोड़कर वहां से निकल गई। सॉरी यार, मैं मजाक कर रही थी हनी। वो गाड़ी इसके बराबर लाती हुई बोली, भाड़ में जाओ। वो इसकी गाड़ी को टक्कर मारती धारी और जन से गाड़ी भगा कर ले गई। उंगली में की रिंग घुमाती हुई जब घर में दाखिल हुई तो नैनी को अपना मुंतजर पाया। इन्हें देखकर से शाम वाली गुफ्तगू याद आई और ये भी कि कैसे उसने भी यकीन करने से इनकार कर दिया। डार्लिंग, उसने नखुसत से मुंह फेर कर सीढ़ियां चढ़कर जाते देखकर नैनी ने पीछे से पुकारा। हानिया रुकी और मुड़ी। आप जाएं, सो जाएं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरे डैड को ही अपनी बेटी पे यकीन नहीं तो आपसे कैसे गिला या रंजिश। दुख से कहती वो ऊपर चली गई। नैनी उसे देखती रह गई। रूम में दाखिल होती उसने मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखा और हील पाँव से निकाल कर दूर फेंकी। स्कार्फ गले से निकाला और मुंह के बल बेड पर गिर गई। कुछ ही देर में इसकी मध्यम सांसों की आवाज रूम की फिजा में उभरने लगी। तभी नैनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसकी हील्स उठाकर शूज रैक में रखी, स्कार्फ उठाकर उसे सीधा लिटाया और फिर इसके ऊपर कंबल डालकर लाइट ऑफ करके अपना मोबाइल उठाकर चली गई। वो दरवाजा बंद करती बाहर आई तो हारिस साहब की कॉल आ गई।
अस्सलाम वालेकुम सर। मोबाइल कान से लगाते उन्होंने सलाम किया। दूसरी तरफ हारिस साहब ने जवाब दिया, मोबाइल कहाँ था, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, अटेंड क्यों नहीं कर रही थी आप। वो कुछ गुस्से से बोले, सर सॉरी सर, मोबाइल बेबी लेकर गई थी। सीढ़ियाँ उतरती नैनी इनके लहजे में सूरत हाल के ज़हरे असर गुस्सा महसूस करती नरमी से बोली, आ गई, वो कहाँ है इस वक्त। उन्होंने बेताबी से पूछा, जी आ गई है और अभी सो रही है। नैनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा इसका ख्याल रखना और उसे समझाने की कोशिश करो कि वो एक बुरा ख्वाब था। हादी तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। इनकी बात पर नैनी लब भेज गई। अभी जो ज़रा सी कोशिश की थी इनके इसरार पर, इसका रद्द अमल वो देख चुकी थी। वो फिर आगे पता नहीं क्या करती। यस सर, मैं ट्राई करती हूँ, आप बेफिक्र रहें। उसने उम्मीद जगाई और हारिस साहब कुछ मुतमईन हो गए। सर कहीं बेबी ठीक तो नहीं कह रही, हो सकता है ऐसा हुआ हो कोई। वो कहते कहते रुकी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसने सिर्फ हादी से निकाह ना करने का बहाना बनाया है। आप जानती हैं वो कुछ भी कर सकती है। हारिस साहब की बात पर नैनी ने सर हिला दिया। अब वो कर भी क्या सकती थी, जब इसका बाप ये कह रहा था तो वो कौन होती थी। कॉल कट जाने पर वो सर झटक कर रह गई। अलबत्ता वो हानिया के लिए फिक्रमंद जरूर थी। वो हादी के साथ शादी के लिए तैयार नहीं तो क्या जरूरत थी अपनी बेटी को यूं मजबूर करने की। वो ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुई। सर एक बुरी खबर है। बरहाम मलिक की इजाज़त मिलने पर करीम अंदर आया और मोहब्बत सा बोला, बताओ। उसने इजाज़त दी। सर मैडम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। और उसने झुकी नज़रें थोड़ी सी उठाई तो बहराम की बेतासुर नज़रें खुद पर टिकी पाई। करीम ने देखने पर उसने अब्रू उचका कर चुप हो जाने की वजह पूछी और पुरसुकून और ठहरा हुआ लहजा था। और करीम जानता था वो जितना पुरसुकून होता है दूसरे को इतना ही बेसुकून करता है। और सर वो आपसे तलाक चाहती है। करीम बात मुकम्मल करके गहरा सांस भरकर सामने चेयर पर बैठे बहराम मलिक के अगले एक हुक्म का इंतजार करने लगा, जो दुनिया का मशहूर बिजनेस टाइकून था। एक दुनिया से जानती थी, हजारों लोग इसके साथ बिजनेस करने के लिए तरसते थे। एक दुनिया का मानना था जिसके हाथ में बहराम मलिक का हाथ हो उसे तरक्की की आखिरी हद छूने से कोई नहीं रोक सकता। बहराम मलिक की मर्दाना वजाहत पर हजारों लड़कियां मरती थी। इसकी एक नज़र उल्फत के लिए तरसती थी। 6 फुट से निकलता कद, लंबा चौड़ा करीला जवान, सहर अंगेज शख्सियत, भूरे पफ स्टाइल बॉल चेहरे की जज्बियत बढ़ाता भूरा रवा नफासा से तरशा गया था। और सबसे खूबसूरत अपने शहर में जगने वाली इसकी गहरी नीली आंखें एक गहरे नीले समुद्र की तरह खामोश थीं, जो अपने अंदर न जाने कितने तूफान लिए हुए थी। इसकी साख और जाम आंखें जो सिर्फ एक नाम पर चमकती थी, जिसके लिए उसने अपने तमाम जज्बे सीने में छुपा कर रखे थे, और वो थी होम मिनिस्टर हारिस खान की साहबजादी, मगरूर, घमंडी, शिद्दत पसंद, बदतमीज, नखरीली हानिया हारिस खान, जो अपने हुस्न की बदौलत दुनिया को अपने कदमों तले समझती थी। बाप के मिनिस्टर होने के ज़न ने इसकी गर्दन में सरिया फिट कर दिया था। नीचे चलते लोग उसे कीड़े मकोड़े लगते थे, जिन्हें वो अपने पांव तले कुचल कर आगे बढ़ जाती थी। करीम ने लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलती इसकी उंगलियों को देखते हुए इसके चेहरे की तरफ देखा, जहां इसकी मूछें तले अनाबी लबों पर एक मखसूस मुस्कुराहट अपनी छाप दिखाकर गायब हो गई थी। वो इसके हुक्म के इंतजाम में मुहब्बत सा खड़ा था। कुछ देर बाद बहराम मलिक ने अपना काम मुकम्मल करके लैपटॉप बंद किया और चेयर से उठ खड़ा हुआ। इसका कोट चेयर की पुश्त पर पड़ा हुआ था। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट में वो खूबसूरत बावकार सा मर्द अपनी पुरवकार चाल चलता बादलों को छूती इस इमारत की ग्लास विंडो के पास आया और नुक्तों की सूरत अपने रास्ते पर भागती गाड़ियों को देखने लगा। मलिक एम्पायर्स को शोहरत व कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने वाला बहराम मलिक था। इस इमारत के टॉप फ्लोर पर बहराम मलिक का हेड ऑफिस रूम था, जहां सिर्फ उसके खास आदमियों को आने की इजाज़त थी। होम मिनिस्टर हारिस खान ने क्या कहा, इसकी गंभीर लहजे में पूछे गए सवाल पर करीम ने इसकी चौड़ी पुश्त की तरफ देखा। हारिस खान को
हारिस खान कुछ नहीं कर पा रहा, वो अपनी बेटी की जिद के आगे मजबूर है। उसने फौरन सवाल का जवाब दिया, जिस पर बहराम मलिक के लबों के साथ आंखें भी मुस्कुराई थी। वो थी ही ऐसी, अपनी जिद के सामने सबको झुका दे। मजबूरी सिर्फ हारिस खान की नहीं होनी चाहिए, इसका ज़ायका हानिया खान को भी चखाओ। अब जाओ, ठहरे सर्द लहजे में कहते हुए वो मुड़ा और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। करीम ने उसे देखकर सर हिलाया और इसकी आंखों का पैगाम समझते हुए इजाजत मांगता और फिर रूम से बाहर निकला। हेलो। लिफ्ट में खड़े करीम ने मोबाइल कान से लगाते दूसरी तरफ मौजूद किसी को मुखातिब किया। एक अटैक का इंतजाम करो, वो हुक्म देते हुए बोला। ओके बंदा, दूसरी तरफ से पूछा गया। होम मिनिस्टर हारिस खान, करीम ने कहते हुए मोबाइल जेब में रखा और एक लिफ्ट से निकलकर दूसरे में दाखिल हुआ। इसके पीछे मैनेजर और कुछ मीटिंग से फारिग हुए बिजनेसमैन खड़े थे। करीम इन पर एक ससरी नजर डालकर सामने देखने लगा। इसकी गाड़ी को देखते ही गार्ड्स अल्टर हुए और गेट से गुजरते देखकर सलाम किया। बहराम ने सर हिलाकर जवाब दिया और गाड़ी पार्क करके बाहर निकला। कोट और ब्रीफकेस मुलाजिम को पकड़ाते हुए वो अंदर घर में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सामने ही बड़े से लॉज में फानूस की सुनहरी रोशनियों के नीचे बैठे अपने डैड और प्यारी सी मॉम को देखते हुए उसने अपनी गंभीर आवाज में सलाम किया। आहा, आ गया मेरा शेर, अब बोलिए आप। दोनों ने मुड़कर देखा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जफर मलिक ने खुश होते हुए कहा तो बहराम मुस्कुरा दिया। वो चलता इनके पास पहुंचा। बस कर दे आप। मिसेस शमीम ने नजरें फेरी तो उन्होंने अबरू चुकाकर पूछा, इतनी जल्दी हार गई आप? वो हंसे तो बहराम दोनों को देखने लगा। कोई मुझे भी बताए किस हार जीत की बात हो रही है? उसने अपनी मॉम के गले में बाजू डालकर कहा। कुछ नहीं, मैंने कहा कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। गले में इसके बाजू पर हाथ रखती हुई वो मोहब्बत से गोया हुई। बहराम ने इन्हें देखा तो वो मासूमियत से मुस्कुराने लगी और जफर साहब इनकी मासूम सूरत पर कहका लगा उठे। इसमें हंसने की क्या बात है? ठीक ही तो कह रही हूँ, 30 के हो गए हो, अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? जब बूढ़े हो जाएंगे तब। वो गुस्से से बोली। बहराम ने इनसे अलग होकर गहरा सांस लिया। मॉम, 29 का हूँ, वो बेचारगी से बोला। लॉन्ज में जफर साहब का दूसरा कहका पड़ा। मुलाजमीन भी मुस्कुराने लगे। शर्म करो, बता ऐसे रहे हो जैसे 29 नहीं 19 के हो। मिसेस शमीम ने शर्म दिलानी चाहिए, वो सर झटक कर रह गया। तुम्हारी उम्र के लड़कों के 5-5 बच्चे हैं और एक तुम हो कि कोई पसंद ही नहीं आ रही, मतलब हद है। वो तब गई, पर इनके 5-5 बच्चों पर जहाँ जफर साहब बहराम की सूरत पर हंसे थे, वहीं बहराम हैरत से अपनी माँ को देखने लगा। अल्लाह को माने मॉम, 5-5 बच्चे? उसने एक नज़र जफर साहब के हंसते मुस्कुराते चेहरे पर डालकर हैरत की ज्यादती से कहा, क्यों ज्यादा है? वो घूरने लगी क्योंकि उन्होंने पहले अल्लाह से दुआ मांगी थी कि इनके बहराम को 5 बच्चे दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत कम है। मैं तो 20 नहीं 25 का सोच कर बैठा हूँ। वो बगैर शर्मिंदा हुए संजीदगी से बोला। पहले शादी के लिए तो राजी हो जाओ। उन्होंने इसकी शराब समझते हुए इसके बाजू पर हंसते हुए चुप्त लगाई। मैं डिनर रेडी है, मुलाजमा एक्सक्यूज करती हुई बोली। अच्छा, अब तुम जाओ, फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक खाना लगाती हूँ टेबल पर। मिसेस शमीम बहराम से कहती हुई मुलाजमा के साथ चली गई। अब बहराम सर हिलाकर अपने डैड की जाने मुतवज्जो हुआ, जो उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। कैसी रही मीटिंग? वो पूछने लगे, पर बहराम की नजरें इनके पास रखे सोफे से लगी बैसाखी पर अटक गई थी। इसकी गहरी नीली आंखों में गुस्सा, करब और दुख हलकोरे ले रहा था। अच्छी रही, वो कहकर लब भेज गया। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। वो मुस्कुराए। बहराम इनके पुरसुकून चेहरे को देखता रह गया। जाओ अब फ्रेश हो जाओ, वरना तुम्हारी मॉम फिर मेरे पीछे पड़ जाएगी। वो हंसकर कहते बहराम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। वो सर हिलाता वहां से चला गया। जफर साहब मोहब्बत से इसकी चौड़ी पुश्त को देखने लगे। आए आप। मिसेस शमीम ने इन्हें सहारा देकर खड़ा किया और बैसाखी इन्हें थमाई। उन्होंने मुस्कुराकर बैसाखी थामी और आगे बढ़ गए। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में इनकी एक टांग नकारा हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर को इनकी टांग काटना पड़ी। डॉक्टर मसनूई टांग लगा रहे थे, पर जफर साहब ने इनकार कर दिया और इसकी जगह बैसाखी को अपना सहारा बनाया। इस फैसले से मिसेस शमीम पे बहुत गहरा असर पड़ा, पर हालात और वक्त के साथ साथ वो भी संभल गई। आप भी आ जाओ बेई, कहाँ रह गए?
25 बच्चों ने रास्ता रोक तो नहीं लिया। महराम के इंतजार में बैठे जफर साहब ने शरारत से हांग लगाई। मिसेस शमीम के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ आता बहराम भी हंस पड़ा। अब भी 25 बच्चों की अम्मा रास्ता रोक ले, यही मेरे लिए बड़ी बात है। वो आंख दबा कर बोला। जफर साहब खुलकर हंसे, जबकि मिसेस शमीम ने मुंह बनाया। खाक रास्ता रोकेगी, जब लाओगे तभी तो रास्ता रोकेगी। मिसेस शमीम इन्हें खाना सर्व करते हुए बोली। महराम ने जफर साहब की तरफ देखा, जिन्होंने उसे शरारत से देखते हुए कहका लगाया। वो थे ही हंसते हंसाने वाले, हशात पशात सी शख्सियत। इन्हें हंसता देखकर महराम के साथ मिसेस शमीम भी मुस्कुरा दी। आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां और बीच में चलती बड़ी सी गाड़ी में बैठे होम मिनिस्टर हारिस खान एक अहम मीटिंग के लिए जा रहे थे कि फवाद साहब की कॉल आ गई। हाँ फवाद बोलो। मोबाइल कान से लगाते उन्होंने दूसरी तरफ मौजूद फवाद साहब को मुखातिब किया। तुम्हारी बेटी ने क्या कहा, वो आ रही है कि नहीं? फवाद साहब की आवाज स्पीकर से गूंजी। आ जाएगी, उसे कुछ दिन संभलने के लिए देते हैं, अभी वो उस ख्वाब के ज़ेरे असर है। हमारी मुसलसल इसरार पर वो गुस्से में खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसीलिए कुछ देंगे उसे संभलने के लिए। फिर मैं किसी बहाने से उसे बुलवा लूंगा और प्यार से समझाऊंगा तो मान जाएगी। हारिस साहब की बातों पर दूसरी तरफ वो अपने ऑफिस में बैठा फवाद साहब के साथ हादी ने सुनकर गुस्से से मुट्ठियां भेजी। ये तो ठीक है, पर तुम जानते हो ना कि तुम जानते हो ना कि उसने नादानी में ही हादी की अना पर वार किया है। सब फ्रेंड इसका मजाक बना रहे हैं कि दुल्हन निकाह के वक्त भाग गई। उन्होंने हादी की तरफ देखते हुए कहा तो हारिस साहब ने गुस्से से मोबाइल को घूरा। क्या उन्होंने न्यूज़ नहीं देखी जो ये बकवास कर रहे हैं मेरी बेटी की बाबत? हादी जवाब नहीं दे सकता कि निकाह किसी करीबी रिश्तेदार की डेथ होने की वजह से मुंतकिल किया गया है। वो भरमी से बोले। हारिस बच्चे मत बनो, मैं जानता हूँ तुम अपनी बेटी के खिलाफ ये सुन नहीं सकते, पर हकीकत तो यही है ना, और हमने मीडिया का मुंह बंद किया है, लोगों का नहीं। हादी के दोस्त मजाक ही मजाक में इसकी अना को ठेस पहुंचा रहे हैं। फवाद साहब के लहजे में नागवारी साहब महसूस की जा सकती थी, जिस पे हारिस साहब ने लब भेज लिए। तुम हादी बेटे से कहो सब्र से काम ले, वो हमारा समझदार बच्चा है, समझेगा अपने अंकल की पोजीशन। बुरा वक्त है, गुजर जाएगा और फिर इंशाल्लाह कुछ ही दिन की तो बात है, हम धूमधाम से निकाह करवाएंगे। हारिस साहब की बात सुनते वो दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे को देखा। हारिस, फवाद साहब ने कुछ कहने के लिए पुकारा ही था कि हारिस साहब इनकी बात काट कर बोले। फवाद, मैं मीटिंग अटेंड करके तुम्हारे ऑफिस का चक्कर लगाऊंगा, फिर तफसील से बातें कहूंगी। उन्होंने दूसरी तरफ से ओके सुनते काल मुंतकिल कर दी और सेट की तरफ और सीट की पुश्त टेक लगाकर गहरा सांस खारिज किया। देखो डैड, दोनों बाप बेटी मिले हुए हैं और आप मेरी बात मान नहीं रहे, वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हादी ने हारिस साहब की जान छुड़वाने वाले अंदाज पर तब कर फवाद साहब से कहा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, तुम खाना खा और तुम्हारे वसूए छोड़ो और इस लड़की को कन्विंस करो, तुमसे एक चींटी जितनी लड़की नहीं संभाली जाती, अगर पहले इस पर थोड़ा तवज्जो देते तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। फवाद साहब ने उसे मलमाती नज़रों से देखते हुए गुस्से से अपनी फाइल्स की जाने मुतवज्जो हुए। हादी दांत पीस कर रह गया। संभलने वाली थी वो घमंडी औरत जो संभाल ली जाती। मुठियाँ भेजकर वो बुड़वाया। वो उसे कितनी बार कॉल कर चुका था पर उसका मोबाइल बंद था और नैनी से मालूम हुआ था कि मैडम ने गुस्से में अपना मोबाइल तोड़ दिया है। तुमने जिस तरह मुझे हर्ट किया है, इसके बाद मैं तुम पर थूकना भी ना चाहूँगी, जगह के बात करना। हादी ने नैनी से कहा कि आप अपना मोबाइल दें, उसे मैं बात करना चाहता हूँ, पर दूसरी तरफ से जवाब में ये कहकर उसने कॉल काट दी और एहसास तजलील से सुर्ख सत्ता सब्र का घूंट भर कर रह गया। आपका बहराम मलिक की बाबत क्या ख्याल है? मार्केट में हलचल मच गई है। कल ही मैंने मैगजीन में पढ़ा कि बहराम मलिक की तरफ से पाकिस्तान के बिजनेस पैड्स के लिए एक सुनहरी मौका है और वो इस बार अपना टेंडर किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन को देंगे। हादी ने कल के मैगजीन में छपे बहराम मलिक के इंटरव्यू के बारे में बताया। अगर इन्हें ये टेंडर मिल जाता तो इनकी किस्मत चमक जाती। हाँ, मैंने भी न्यूज़ में देखा था और मलिक इंडस्ट्री के मैनेजर से रब्ता भी किया, पर वहाँ से जवाब वसूल हुआ कि बहराम मलिक मसरूफ़ है। पूरी फाइल रीड करने के बाद
वहाँ अपने दस्तक करते हुए मायूसी से बोले, भाई मसरूफ लोग हैं। वैसे डैड मेरा मशरफ था कि क्यों ना एक पार्टी अरेंज करें घर में और बहराम मलिक की फैमिली समेत इन्हें पर्सनली इनवाइट करें। हादी के मशवरे पर फवाद साहब ने उसे देखा, सिर्फ एक तरफ नहीं चारों तरफ देखकर, फिर अपने नादर मशवरे दिया करो। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे निकाह होते होते रुक गया और तुम्हारी होने वाली दुल्हन के करीबी अजीज की वफात हो गई थी, और अब तुम हम पार्टी अरेंज करें। उन्होंने उससे शर्म दिलानी चाहिए। हादी सर झटक कर रह गया। एक तो ये लड़की हर तरह से रुकावट बन जाती है मेरी जिंदगी में, दिल करता है कस्सा ही खत्म कर दूं उसका। वो कढ़ा कर दिल में सोचने लगा और एक्सक्यूज करता उठकर इनके ऑफिस रूम से बाहर निकलकर अपने रूम में आ गया। आज इसका इंटरव्यू था। तालीम नहीं बल्कि अच्छी जिसामत की वजह से उसे एक रेस्टोरेंट में दरबान की नौकरी मिल रही थी। वैसे तो वो मर कर भी ये नौकरी ना करता, पर अब वो मजबूर हो गया था। एक तो अनवर के अब्बा की चाय के खोखे वाले का उधार, दूसरा मौलवी के इस डरबे नुमा कमरे के 5 माह का किराया, और छोटी मोटी अपनी ज़रूरतों के लिए इस जैसे मोहल्ले की लड़कियों के हीरो का दरबान बनना मजबूरी ही तो हो सकती थी। सर झटक कर वो अलमारी के पास आया और इसमें से अपनी एक शर्ट निकाल कर देखने लगा, पर कोई भी शर्ट पहनने के लायक ना थी। सब बदरंगी हो चुकी थी। पैंटों का भी यही हाल था। कहते हैं फर्स्ट ऑपरेशन द लास्ट ऑपरेशन एज द लास्ट, फर्स्ट ऑपरेशन वाला द लास्ट। पर मेरे पास ना फर्स्ट के लिए शर्ट है ना लास्ट के लिए पैंट। वो इनमें से एक ब्राउन शर्ट मुंतखब करता साथ ब्लू जीन्स निकालने का लगा, जो घिस तो गई थी पर अभी भी कुछ बेहतर हालत में थी। कपड़े निकालकर सिंगल बेड पर फेंकते पर इसमें पड़ी सिलवटें देखकर वो सर को जाने लगा। कुछ सोचते हुए वो इन्हें उठाकर चूल्हे के पास आया और सिल्वर की देचकी गरम करके बेड पर रखी शर्ट पर इधर से उधर घुमाने लगा। और फिर कुछ देर की मेहनत मुशक्कत के बाद जब शर्ट उठाकर देखी तो सिलवटें कम हो चुकी थी। वही जौहर जीन्स पर दिखाकर वो कुछ ही देर में रेडी हो चुका था। बालों में ब्रश करके फाइल उठाकर रूम को लॉक करता वो अपनी फटफटी पर आ बैठा। जा रहे हो? मौलवी साहब बाहर निकले और उससे लफंगों वाले हुलिये के बजाय कुछ तैयार श्यार देखकर उन्होंने पूछा, आ रहा हूँ। बहजाद मुस्कुरा कर बोला तो मौलवी साहब ने उसे घूरा। मियाँ, इस बार मैं छोड़ने वाला नहीं। मुझे इस माह के साथ पिछले तमाम माह का पूरा किराया चाहिए, वरना अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। इसके उल्टे जवाब पर वो भड़क उठे। मौलवी, तू पता नहीं कैसे मौलवी बन गया है, जरा भी रहम नाम की चीज नहीं तेरे अंदर। दूसरे मोहल्ले के मौलवी देखे हैं, यतीम बच्चों को अपने घर में अपना बच्चा बना कर रखते हैं, और तुमने क्या किराए पर घर देकर इस गरीब बच्चे का जीना हराम किया हुआ है। हालांकि हराम काम करना गुनाह होता है। वो मुंह बनाकर कहता मौलवी साहब के बिगड़े मूड को देखकर अपनी फटफड़ी स्टार्ट करने लगा, जिसकी आवाज पर सामने वाले घर की बालकनी से एक लड़की नमदार हुई। बहजाद ने चोर नजरों से ऊपर देखा। वो भी मौलवी साहब की मौजूदगी में कॉलर खड़ा करता क्विक बार का बाइक स्टार्ट करने लगा। मौलवी इसकी चोर नजरें ऊपर जाते देख चौंका था, और जब उसने गुस्से से ऊपर देखा तो सामने रहीम बख्श दर्जी मास्टर की बेटी को देखकर इसके माथे पर बल नमदार हुए। वो लड़की भी मौलवी पर नजर पड़ती छपक से अंदर गायब हो गई। मौलवी साहब बेजाद की तबीयत से वाकिफ थे कि मोहल्ले की लड़कियों कि वो कितनी इज्जत करता था। ये तो लड़कियां खुद थीं जो इसकी बाइक की आवाज़ पर पर्दों और दीवारों से नमदार होती थी। अपनी बाइक की मरम्मत करवाओ मियाँ, यूं तो लोफर तुम पहले ही हो, पर सबूत तो ना दो। मौलवी साहब गुस्से से कहते चले गए। इंशाल्लाह पहली सैलरी पर। पीछे से उसने आग लगाई। पहली सैलरी ना हो गई, लॉटरी हो गई जिससे सब कुछ करेगा। बाइक की मरम्मत से लेकर खाने पीने के खर्चात और घर का किराया भी। वो सर झटक कर मुस्कुराता हुआ खोके के सामने रुका। चल अनवर, एक चाय और एक सिरकट निकाल। तेरा यार आज इंटरव्यू पर जा रहा है, इंशाल्लाह तेरे सारे शिकवे दूर कर देगा। अनवर के खोखे के सामने बाइक रोकते वो इसके कुछ कहने से पहले बोला, ऐसे इंटरव्यू पता नहीं तू
कितनी बार दे चुका है और हर बार तेरे को वो नौकरी तेरे स्टेटस की नहीं लगती। अनवर मुंह बनाकर बोला, अब तो अब्बा ने भी मना कर दिया है तुझे धार देने से। नहीं यकीन हो गया, इन्हें यकीन हो गया है कि तेरा कुछ नहीं होगा। 2000 हो गए हैं उधार, कुछ तो दे दे ताकि अब्बा को मुतमईन कर सकूं। अनवर अपनी दोस्ती का ख्याल करता हुआ बोला, यार बस तुम लोगों की वजह से मैं अपने स्टेटस को भाड़ में झोंक कर दरबान की नौकरी के लिए जा रहा हूँ और इंशाल्लाह कामयाब भी लौटूंगा। तू फिक्र ना कर, कुछ एडवांस लेकर तेरे अब्बा को मुतमईन कर दूंगा। अब जल्दी से निकाल, देर हो जाएगी। वो उसे दिलासा देता हमेशा की तरह एक चाय का कप पीकर सिगरेट से बुलाकर होठों में दबाए बाइक स्टार्ट करता वहां से निकल गया। बस अल्लाह कोई अच्छी नौकरी और छोकरी दे दे मेरे यार को, वरना इस चुड़ैल के इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे। अनवर मास्टर की बेटी का सोचता दुआ मांगने लगा और मुंह पर हाथ फेरकर दूसरे ग्राहक को चाय देने लगा। वो रिलैक्स अंदाज में बैठा हानिया के बारे में सोच रहा था कि अचानक ही इसकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। कराची के मेन शहर पर होम मिनिस्टर की गाड़ी पे अचानक होती फायरिंग से हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। चीखों पुकार के दरमियान लोग हवास बाख्ता से अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए और गाड़ी के अंदर बैठे हारिस खान बुखलाए हुए थे। सर आप बाहर निकले जल्दी, हमें यहाँ से निकलना होगा। ड्राइवर आगे पीछे गार्ड्स को इनसे मुकाबला करते देखकर हारिस साहब से बोला, ऐसे कैसे निकले बाहर? गोलियां देखो, मारना चाहते हो मुझे? हारिस साहब धाड़े। ड्राइवर भी घबरा गया। नहीं सर, गार्ड्स कितनी देर मुकाबला करेंगे? अगर हमारी गाड़ी ब्लास्ट हो गई तो आप सोचें यहाँ मरने से बेहतर है कि हम यहाँ से निकल चलें। ड्राइवर ने इन्हें बाईं तरफ जाने का इशारा दिया। हारिस साहब कश्मकश में पड़ गए थे कि निकले या नहीं, तभी अचानक पीछे से गार्ड की चीख सुनाई दी। मौत को करीब देखकर इनके साथ शल हो गए। अक्ल ने जवाब दे दिया और वो कुछ भी सोचे समझे बगैर गाड़ी से बाहर निकले थे। इन्हें निशाने पे लिए बैठे शूटर ने ट्रिगर पे उंगली का दबाव बढ़ा दिया। अभी हारिस साहब ने अपने दोनों पांव जमीन पर रखे ही थे कि अगले ही लम्हे ठा की एक आवाज दूसरे फायर के साथ गूंजी। सर, ड्राइवर चीखा। रोड पर अचानक से होम मिनिस्टर और इसके गार्ड्स की गाड़ियों पे अंधाधुंध फायरिंग देखता अपना इंटरव्यू के लिए जाता बहजाद बाइक एक तरफ फेंक कर खुद को फायरिंग से बचाता इनकी जानिब लपका। हारिस साहब को बाजू से पकड़कर एक तरफ खींचने पर इसके बावजूद गोली इनके कंधे से होती हुई निकली। हारिस साहब कड़ाकर एक जानिब गिरते इससे पहले ही बजाद ने इन्हें थाम लिया। निकलो, काम हो गया। इस शूटर ने इशारा किया तो बाकी के 3 आदमी गाड़ी में बैठती जैसे हवा के झोंके की तरह अचानक आए थे वैसे ही चले गए। गार्ड्स अपने बाजू और टांग थामे इनमें से रफ्ते खून को देख रहे थे। वो इनकी हालत देखता हारिस साहब को गाड़ी में डालकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। ड्राइवर कहीं भाग गया था, शायद वो इनके मुखालफिन से मिला हुआ था। बहजाद ने एक नज़र फ्रंट मिरर में दिखाई देते हारिस साहब के निढाल वजूद पे डाली और गाड़ी वहां से निकाल कर जन से करीबी हॉस्पिटल की तरफ भगा ले गया। कहाँ लेकर जा रहे हो लड़के? कंधे से उठती ठेसों पर दर्द से चूल लहजे में बामुश्किल आंखें खोलते हुए हारिस साहब ने सामने ड्राइविंग सीट पर बैठे पुरानी बदरंग शर्ट में मुबलिस चौड़ी पुष्ट वाले को देखते हुए पूछा। सर बस थोड़ी देर में हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। बहजाद ने अपनी काली परेशान आंखें उठाई और बैक व्यू मिरर से हारिस साहब के जब से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए कहा तो वो लब भीज गए। कंधे से निकलता खून हारिस साहब के व्हाइट शर्ट और कोट पर फैलता जा रहा था और वो बेबसी से सीट की पुष्ट से सर अटकाए पड़े थे। कुछ ही देर में गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के सामने एक झटके से रुकी और वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। आए सर, हिम्मत करें। हारिस साहब के साइड का डोर खोलकर इसने इन्हें सारा देकर बाहर निकाला और इनका बोझ खुद पर डालकर इन्हें लेकर हॉस्पिटल के अंदर आया। रुको, बहजाद ने बॉय को स्ट्रेचर ले जा रहा था कि रोक कर इस पर हारिस साहब को डाला। वार्ड बॉय हारिस साहब को देखकर बदहवास हो गए। होम मिनिस्टर साहब, वो बड़बड़ाया और स्ट्रेचर को धकेलते हुए चीख कर डॉक्टर को बुलाने लगा। कुछ ही देर में पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हारिस साहब को इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। कौन हो तुम? कहाँ रहते हो? हमें अपना एड्रेस दो। और तुम इतनी खतरनाक सूरत हाल में होम मिनिस्टर तक कैसे पहुंचे? कहीं तुम उस गिरोह से मिले हुए तो नहीं हो? क्वार्टर में खड़े
बहजाद को पुलिस ने घेर लिया और वो इस तशवीश करते मुख्तलिफ सवाल जवाब पूछे जा रहे थे। वो हारिस साहब की मदद करते पछता रहा था। बहजाद नाम है, 10 जमात पास हूँ, इंटरव्यू के लिए जा रहा था कि अचानक ही रास्ते में कुछ गाड़ियों पर हमला हुआ। एक निकाब पोश को गाड़ी से निकालकर होम मिनिस्टर साहब को निशाने पर लेते देखकर इंसानियत के नाते ने मदद कर बैठा। वो बेजारी से इनके सवालात का जवाब देने लगा। ये इंसानियत तुमने गार्ड के लिए क्यों नहीं दिखाई? दूसरे सवाल पर बहजाद ने खौफ से मुठ्ठियां भेजी, क्योंकि इनके पास हथियार थे और वो अपना दफा कर सकते थे। वो बोला तो उन्होंने सर हिलाया। तो तुम्हारा कहना है तुमने उस आदमी को देखा था जिसने हमला किया था? वो उसे उलझा रहे थे। इनके हाथ मुजरम नहीं आने वाला था तो वो मदद करने वाले को ही फांसी चढ़ाने की कोशिश में थे, पर आगे भी बहजाद मौजूद था। और मैंने कहा वो निकाब पोश था। जब उसने निकाब किया हुआ था तो इतनी दूर से मैं कैसे से पहचान सकता हूँ? मेरे पास भी ऐसा कोई चश्मा एहतजाज नहीं हुआ जिससे मैं सामने वाले का चेहरा निकाब के पीछे से भी देख लूं। इसने अपने अंदाज में तंज किया तो पुलिस वाले ने उसे घूरा। फिर तुम्हें कैसे लगा कि वो होम मिनिस्टर साहब को निशाने पर लेकर बैठा है? अब की बार बहजाद ने इनको बेवकूफ़ों वाले सवाल पर गहरा सांस भरा। जवाब दो वरना तुम्हारी ये ठंडे सांस खूब निकलेंगे थाने ले जाकर। अफसर ने गुस्से से कहा, पहले तो मैं माजरत करता हूँ कि मैंने होम मिनिस्टर साहब की मदद की। दूसरा, उन्होंने गन निकाब के पीछे नहीं छुपाई हुई थी, वो सामने से नजर आ रही थी और मैंने दोनों तरफ देखते हुए जब इस गाड़ी की तरफ देखा तो उस निकाब पोश को निशाना लेते देखकर ही होम मिनिस्टर की जानिब भागा था, वरना मैं किसी फिल्म का हीरो नहीं जिसे पहले ही मालूम हो जाता कि उसे किससे बचाना है। वो गुस्सा होता बेजार होने लगा। अजीब बंदे थे और आज उसे हकीकत में मालूम हो गया था कि वाकई भलाई का जमाना नहीं। माजरत क्यों कर रहे हो जवान? तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। होम मिनिस्टर के होश में आने के बाद अपना इनाम आकर ले जाना। आईजी सरफराज साहब ने इसके इशारे पर हाथ रखते हुए पटरी बदली तो बहजाद ने अपना इशारा पीछे किया। शुक्रिया, वो तो मुझे मालूम हो गया है कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। दूसरा, ये मैंने इनाम के लिए नहीं किया। अब मुझे इजाज़त है, इस चक्कर में पहले ही लेट हो गया हूँ। वो कहता हुआ इन्हें अपना एड्रेस बताकर इजाज़त मिलने पर वहां से निकला और पैदल चलता हुआ उसी हादसे वाली जगह पर आया जहां पुलिस खड़ी थी। उसने एक साइड पर पड़ी अपनी बाइक को उठाकर स्टार्ट करने की कोशिश की और कुछ देर की मशक्कत के बाद इसकी बाइक खट खट की आवाज के साथ स्टार्ट हो गई तो बहजाद ने अपने घर का रास्ता नापा। जाहिर है अब नौकरी तो मिलने से रही, इंटरव्यू का वक्त तो गुजर चुका था। अब वहां जाकर वो किसी की फालतू सुनने वाला नहीं था। पहले ही पुलिस इसके दिमाग का भत्ता बना चुकी थी, वो मजीद किसी चिक सुनने वाला नहीं था। इसलिए वो अपने घर का रास्ता ही लेना बेहतर समझा। आज का साला दिन ही खराब था। वो अपनी फटफटली मौलवी के घर के सामने रोकते हुए बड़बड़ाया। नीचे उतरकर जेब से चाबी निकालते हुए मौलवी के घर के पास ही मौजूद अपने रूम का लॉक खोला तो ये तो शुक्र था दोपहर के वक्त अनवर का खोखा बंद हो जाता था और मौलवी जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में होते थे। पुरसुकून सी सांस खारिज करता अंदर आया और दरवाजा बंद करती बेड पर गिरकर लंबी तार का सो गया। यही हाल रहा तो वो ज्यादा देर यहाँ टिकने वाला नहीं था। कोई और नहीं तो किराया ना मिलने पर मौलवी ही उसे यहाँ से भगा देगा। वो फ्लाइट में बैठी मुसलसल रो रही थी। उसने जब न्यूज़ देखी तो इसके हाथ पांव काम करना छोड़ गए, दिल जैसे बंद होने लगा था और वो रोती हुई मिलने वाली पहली ही फ्लाइट से पाकिस्तान जा रही थी। कल तक वो कह रही थी कि मर कर भी नहीं आऊंगी और आज वो दुआएं मांगती पाकिस्तान उड़कर जाना चाह रही थी। अपने बाप के पास पहुंचकर उनके सीने में छुपना चाह रही थी। पता नहीं कौन थे जो अचानक इनके जानी दुश्मन बन बैठे थे। अब तो इसके बाप को यकीन आ गया होगा कि उस रात सच में किसी ने इससे निकाह नामे पर साइन करवाए थे। वो इसका ख्वाब नहीं हकीकत थी। डैड, आई प्रॉमिस मैं आइंदा आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت چہرہ صاف کیا اور خود سے عہد کرنے لگی۔ اس سے پہلے ہی انفارم کر دیا تھا کہ وہ آ رہی ہے، اسی لیے ڈرائیور گاڑی لیے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ کے لینڈ کرتے ہی ہانیہ اپنا سانس روک کے بھاگتی ہوئی سامنے سے آتے چھوٹے سے لڑکے سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی۔ اندھے ہو کیا؟ وہ 7-8 سالہ لڑکے پر غصے سے دھاڑی، جو بالکل درمیان میں راستہ روک کے کھڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پہ لوگ مڑ مڑ کر دیکھنے لگے، جبکہ وہ لڑکا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا سہم گیا۔ پر اسے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس لڑکے نے اپنے پیچھے سے سرخ گلاب کا بکے نکال کر اس پر پھینکا اور ویلکم بیک کہہ کر ایک طرف بھاگ گیا۔ ہانیہ ساکسی ہاتھوں میں سرخ مہکتے گلاب کا بکے تھامے کھڑی تھی۔ تو کیا وہ اس پر نظر رکھے بیٹھا ہے؟ دماغ میں فوری سوال آیا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میڈم! ڈرائیور کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹکا اور وہ اپنے ہاتھوں میں موجود گلاب دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ صرف میرا وہم ہے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں بڑبڑائی اور بکے کو کسی سانپ بچھو کی طرح خود سے دور پھینکا۔ تم جو کوئی بھی ہو مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں پر اسے کوئی بھی ایسا مشکوک وجود نظر نہ آیا جس پہ وہ شک کر سکے، اسے گلے سے پکڑ کر اپنے باپ کے سامنے کر سکے۔ میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ ڈرائیور نے اس کی عجیب و غریب حرکات دیکھتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ کیوں؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ ہانیہ نے غصے سے ابروئی اچکائی۔ ڈرائیور پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے تیکھے لہجے میں پوچھنے پر نفی میں سر ہلا کر نظریں جھکا گیا۔ ہنی، میں نے جیسے ہی سنا تم واپس آ رہی ہو تو بھاگا چلا آیا تمہیں پک کرنے، کہیں کوئی تمہیں بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ اف، انکل کی حالت دیکھی تھی میں نے۔ ہانیہ کو دیکھتے اس کی طرف لپکا اور فکر بندی سے کہتے ہوئے اس نے آخر میں حارث صاحب کی حالت پر افسوس کیا۔ ہانیہ نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ چلو، وہ اسے اگنور کر کے ڈرائیور سے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ہادی نے مڑ کر خود سے دور جاتی ہانیہ کو دیکھا۔ لمبی سی ہیل کی ٹک ٹک اس کی سماعت سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا جو اب گارڈز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ زہر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ واپس آنا ضروری تھا۔ دانت پیستے وہ بڑبڑایا اور اپنی گاڑی کی طرف چلا آیا۔ نیچے گرا تازہ گلابوں کا مہکتا بکے اپنی بے قدری پر رو رہا تھا، جس پر بہرام ملک نے سرسری سی نظر ڈال کر گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھایا، سگار ہونٹوں پہ دبا کر ڈرائیور کو چلنے کا حکم دیا۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی ہوم منسٹر صاحب کے دشمن کو گلے سے پکڑ کر ان کے قدموں میں لائیں گے۔ کارٹر میں کھڑے فواز صاحب نے آئی جی صاحب نے کہا۔ فواز صاحب سے آئی جی صاحب نے کہا، جس پر انہوں نے سر ہلایا۔ کچھ بھی کرو، جلدی انہیں سامنے لاؤ اور پھر ہم اسے ایسی سزا دیں گے کہ ان کی نسلیں بھی توبہ کریں گی۔ فواز صاحب غصے سے بولے۔ انہوں نے جب نیوز میں حارث صاحب پر حملے کا سنا تو وہ دونوں باپ بیٹے بھاگم بھاگ وہاں پہنچے۔ اس لڑکے کا کیا خیال ہے جس نے ہوم منسٹر صاحب کی جان بچائی تھی؟ آئی جی صاحب نے فواز سے کہا۔ ہم بہت مشکور ہیں اس کے لیے، جلد ہی حارث کے سنبھلنے پر اسے انعام دیں گے جس کا وہ مستحق ہے۔ ان کی بات پر سر ہلاتے آئی جی صاحب اپنے ساتھ کھڑے آفیسر کو سخت کارروائی کا حکم دینے لگے۔ ہر طرف پولیس الٹر ہو گئی تھی اور اس مجرم کے پیچھے تھی جس نے آس پاس کے بنگلوں کے سارے کیمرز ہینگ کر دیے تھے اور کوئی بھی ثبوت نہ چھوڑا تھا۔ اتنے شہادت تھے ان کے دشمن۔ اب تو حارث صاحب کی سیکورٹی اور بھی سخت کر دی گئی تھی۔ ہاسپٹل کے چاروں طرف سخت سیکورٹی کے انتظام کیے گئے تھے۔ انکل، ڈیڈ! وہ بامشکل پولیس کی مدد سے میڈیا سے جان چھڑوا کر ہاسپٹل میں داخل ہوئی تھی اور اب لفٹ سے نکلی تھی۔ سامنے ہی فواز صاحب کو دیکھ کر انہیں پکارتی ہوئی بھاگی۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر بے تحاشا رونے لگی۔ ریلیکس ہنی بیٹا، کچھ نہیں ہوا، آپ کے ڈیڈ ٹھیک ہے۔ گولی صرف ان کے کندھے سے چھو کر نکل گئی۔ اس کا سر چلاتے وہ اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز۔ وہ آنکھیں صاف کرتی سر اٹھا کر فواز صاحب کے چہرے کو دیکھتی التجا کرنے لگی۔ نہیں بیٹا، ابھی ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، زخم بڑے نہیں تو چھوٹے بھی نہیں ہیں، تھوڑا ویٹ کرو، ہم خود ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ فواز صاحب کے کہنے پر وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ ہادی بھی آ گیا اور ہانیہ کا نخرہ دیکھنا
اس کے بس سے باہر تھا، جہاں سب بڑی بڑی شہر کی ہستیاں آ کر اسے ہمت اور صبر قائم رکھنے کی تکلیف کرتی جا رہی تھی۔ وہ تھکی تھکی سی ایک سائڈ پر چیئر پر بیٹھ گئی۔ دروازے پہ ہوتی مسلسل دستک نے اسے آنکھ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر موجود افراد دروازہ توڑ کر اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہزاد نے اپنی آنکھیں مسلی اور ایک بھرپور انگڑائی لے کر اپنے بازو کو جھٹکا دیا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ بیڈ سے اٹھا۔ میلی کچیلی شکن آلود بیڈ شیٹ اپنا سفید رنگ بدل کر پیلی پڑ چکی تھی، اور یہی حال تکیوں کا بھی تھا، جیسے انہیں مہینے سے دھویا نہ گیا ہو۔ چھوٹے سے روم میں ایک چھوٹے قد کی دیوار سے لگی الماری، جس میں اس کے چند کپڑے رکھے ہوئے تھے، ایک کونے میں پہلے پڑے تھے۔ پہلے تو دھوبی کو دے دیے جاتے تھے، پر اب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایک کونے میں پڑے اپنی حالت پر ماتم کنا تھے۔ ایک چھوٹا سا آئینہ دیوار میں لگا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک برش رکھا تھا۔ اگر دل کیا تو اس میں اپنا منہ دیکھ لیا، ورنہ وہ ایسی ہی سجاوٹ کا کام سر انجام دیتا تھا۔ ایک سائڈ ٹیبل جس پر پانی کا ایک چھوٹا سا کولر رکھا تھا۔ کچن کا کام کرنے والی کوئی نہیں تھی، تو اس کی موجودگی ہی بیکار تھی۔ دوسری سائڈ پر نیچے کونے میں ایک چولہا پڑا تھا، ساتھ ہی ایک دیچکی جو استری کا کام بھی سر انجام دیتی تھی۔ ایسی صورتحال میں شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو وہ اپنا پیٹ بمشکل پالتا تھا، کسی دوسرے بوجھ کیسے اٹھاتا، اور اسے اپنی بیٹی دیتا بھی کون؟ ویسے تو وہ بہت صفائی پسند تھا، مگر معاشی حالات میں تنگی کے باعث نوکری کے چکر میں اسے گھر کی صفائی کا وقت نہیں مل پا رہا تھا، ورنہ اس کا روم چمکتا رہتا تھا۔ آ رہا ہوں، دروازہ توڑنا ہے کیا؟ نیند میں خلل کی وجہ سے وہ چڑھتا ہوا بھاری آواز میں بولا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی خشمگین نظروں سے مولوی صاحب کو خود کو گھورتے پا کر ہڑبڑا گیا۔ مولوی صاحب، آپ کچھ کام تھا کیا؟ مجھے بلایا ہوتا۔ وہ انہیں اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہوئے تم سے آپ پر آ گئے۔ میاں، کام کچھ نہیں ہے، جو آلسی گدھے کی طرح پڑے ہو۔ صبح ہو گئی ہے، نوکری پر نہیں جانا کیا؟ ان کی بات پر بہزاد نے جھٹکے سے انہیں دیکھا۔ حیرت کا اس قدر شدید جھٹکا تھا کہ اس کا منہ بھی تھوڑا کھل گیا۔ تو کیا مولوی صبح صبح صرف اسے نوکری پر بھیجنے کے لیے دروازہ توڑ رہے تھے؟ دیکھ کیا رہے ہو؟ تیار ہو اور نکلو جلدی۔ مولوی صاحب نے اسے حیرت میں غوطہ زن دیکھ کر اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے نا، اس بار تمہیں نوکری اور مجھے کرایہ نہ ملا تو محلے سے ہی نکال دوں گا۔ انہوں نے پھر کہا تو بہزاد نے دانت پیس کر احترام سے سر ہلایا۔ یاد ہے مولوی، آپ کی بات میں بھول سکتا ہوں، بس میں تیار ہو جاؤں۔ وہ فرما برداری کی تمام حدیں پھلانگ گیا تھا۔ حالانکہ کے انٹرویو سے ناکام لوٹتے ہوئے اسے مولوی کی باتیں بالکل بھی یاد نہ تھی۔ وہ کل کمرہ بند کر کے بھوکا پیاسا جو سویا تھا، تو ابھی مولوی صاحب کے اٹھانے پر ہی بیزار ہوا تھا۔ سنو، اب نوکری لگ گئی ہے تو اپنا حلیہ بھی انسانوں والا بناؤ۔ مولوی صاحب نے اس کے کالے لمبے بال اور گھنی داڑھی مونچھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر بہزاد نے سر جھٹکا۔ یہ ناممکن ہے، اپنا سٹائل کوئی مائی کا لال نہیں بدل سکتا، وہ بولا تو مولوی صاحب نے اسے گھورا۔ چلو اب جلدی کرو، ورنہ پہلے دن ہی نہ نکال دیں وہ تمہیں۔ بحث چھوڑ کر مولوی صاحب کہتے ہوئے چلے گئے۔ بہزاد بیچارگی سے ان کی پشت دیکھنے لگا۔ کون سی نوکری یار، یہ جینے کے لیے پیسہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ ذرا سا یتیم بچے پر ترس نہیں آتا؟ وہ سوچتا ہوا اٹیچ باتھ روم میں بند ہو گیا، اور کچھ دیر بعد پہنے ہوئے کپڑوں کو میلے کپڑوں کے ڈھیر پر پھینکتا ہوا باہر ہوئے بالوں میں برش پھیر کر جوتے پہنتا باہر بیڈ پر بیٹھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ چائے انور دے گا یا اس کی بھی سننی پڑے گی، اور سننے والا تو وہ بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی والیٹ نکال کر دیکھا، جس میں 10 روپے پڑے تھے۔ آج کل اس میں تو پانی بھی نہیں ملتا، یہ کہاں سے چائے کا کپ پلائے گا؟ ویسے بھی والیٹ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس نے کہتے ہوئے والیٹ واپس پینٹ کی جیب میں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید کہیں اور نوکری مل جائے بھائی، یہ آپ کے لیے۔ وہ ابھی باہر نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ چھوٹو اندر داخل ہوتا بیڈ پر ٹرے رکھتے ہوئے بولا، جس میں ایک پراٹھا، ایک فرائی انڈا اور چائے کا ایک کپ موجود تھا۔ ارے واہ، کس فرشتے نے بھیجا ہے؟
ताज़ा गरम गरम पराठा देखते ही इसकी भूख चमक उठी थी। वो बेड पर बैठता हुआ खुशी से बोला, आप ज़ेबी ने। छोटू ने अपनी बहन ज़ेबा का नाम लिया, जो मास्टर साहब की बेटी थी। चल, मौलवी की नहीं तो मास्टर की बेटी को तो मुझ पर तरस आया, शुक्रिया कह देना, वो रकूबत से खाता हुआ बोला तो छोटू हंस पड़ा। चल, फिर शाम को मिलते हैं। वो चाय का आखिरी घूंट पीकर कप ट्रे में रखता हुआ बोला और 10 रुपए छोटू को थमा दिया। छोटू ने सर हिलाया और ट्रे उठाई। सुन, अपने आपू को कहना एकदम ऐसा कुछ मत करे, खाना लोग मशकूक नजरों से देखेंगे और जूते मारकर यहाँ से भगा देंगे। छोटू के बालों पर हाथ फेरते हुए वो कहकर दरवाजा बंद करता अपनी बाइक पर बैठकर उसे स्टार्ट करने लगा। मुबारक हो, सुना है नौकरी मिल गई है। जाते हुए मोहल्ले के एक आदमी ने उसे मुखातिब किया तो आसपास के चलते हुए लोगों ने भी मुस्कुराकर उसे देखा। इस मौलवी को अफवाहें फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? उसने सर हिलाकर मुबारकबाद वसूल की। बाइक स्टार्ट होते ही वो जान से वहां से भगा ले गया। उस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हुए उसने एक आस के तहत इसके दखली दरवाजे पे देखा कि शायद वो रेस्टोरेंट का मालिक अभी भी इसका मुंतजिर हो, मगर मायूसी इसका मुंह चिढ़ा रही थी। वहां का दरबार एहतराम से सबके लिए दरवाजा खोल रहा था। धुत तेरी, ये तो अपने स्टेटस की ही नहीं। वो एक नापसंदीदा नजर डालता अगला मोड़ मुड़ गया। हारिस साहब को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और अभी वो इंजेक्शन के ज़ेरे असर गंगुई में था। पास ही बाएं तरफ बेड पर सर रखे हानिया चेयर पर बैठी हुई थी। फवाद साहब के घर जाकर आराम करने के साल पर भी वो एक पल के लिए यहाँ से वहाँ ना हुई थी। जब इन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया तो वो इनके पास आकर काफी देर तक बैठी इनसे बातें करती रही थी और फिर रात में किसी वक्त इसकी आंख लग गई थी। हॉस्पिटल के चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा था। सिक्योरिटी फोर्स हथियारों समेत अल्टर खड़ी थी। कुछ दूर मेन रोड पर एक तरफ गाड़ी रुकते ही वो बाहर निकला और जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल करते हुए मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ से हॉस्पिटल और होम मिनिस्टर हारिस साहब के रूम की मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसने मोबाइल वापस जेब में डाला और अपने कदम आगे बढ़ाए। इसके हुलिये को देखकर इसका आदमी आगे बढ़ा और वहां खड़ी सिक्योरिटी फोर्स के आदमी से कुछ कहने लगा। कुछ ही देर में इसके लिए रास्ता साफ था और इनकी जगह इसके आदमियों ने ले ली थी। वो आगे बढ़ता हॉस्पिटल की इमारत को देखते हुए 3rd फ्लोर पर मौजूद रूम की खिड़की को देखने लगा। इसके लबों पर एक तमस्करा भरी मुस्कुराहट आ गई और कुछ ही देर में वो ऊपर पहुंचकर रूम की खिड़की को एक मखसूस तकनीन से आसानी खोलता हुआ वहां से अंदर दाखिल हुआ। हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में होम मिनिस्टर साहब सामने ही लेटे दवाई को जेरे असर सो रहे थे और पास चेयर पर सर रखे इनकी बेटी सो रही थी। वैसे तो उसे अपनी कलबियत पर पूरा भरोसा था कि वो आसानी से अपना काम करके चला जाएगा और अगर पकड़ा भी गया तो मुकाबले के लिए इसकी गन पहले ही लोडेड थी। मध्यम रोशनी में इसने बंद दरवाजे पर एक नजर डालते हुए अपनी जेब से डिवाइस निकाल कर रूम में एक गहरी नजर डाली और एक जगह मुंतखब की करके वो आहिस्ता चलता हुआ हारिस साहब के पास पहुंचा और इनके दाएं तरफ बेड के नीचे वो डिवाइस लगा दिया। फिर इसने अपना मोबाइल निकालकर वहां कुछ टाइप किया जिस पर फौरन ही गुड का मैसेज वसूल हुआ। बहराम ने एक मुस्कुराती नजर हानिया के चेहरे पे डाली और जिस तरह आया था वैसे ही वहां से निकलता चला गया। अपनी गाड़ी में बैठकर मोबाइल कान पर लगाया और दूसरी तरफ मौजूद शख्स से बातें करते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। सुबह हारिस साहब की जब आँख खुली तो इनकी पहली नजर अपने पास अपने हाथ पर गाल लटकाए सोई अपनी बेटी के मासूम चेहरे पर पड़ी। वो मुस्कुराती कुछ देर खामोशी से उसे देखते रहे। उसके चेहरे के तासुर देखते हुए इन्हें अंदाजा हो गया था कि वो सारी रात ऐसी ही इनके पास बैठी रही थी। हनी बेटा, उन्होंने मोहब्बत से पुकारा। हालिया ने हारिस साहब की पुकार पर झटके से सर उठाया जैसे इनकी पुकार की ही मुंतजिर हो। वो अपनी सुर्ख आंखों से इन्हें देखने लगी और फिर उठकर इनके सीने से लग गई। डैड! अचानक ही वो बच्चों की तरह बलक बलक कर रोने लगी। हारिस साहब ने मुस्कुराते हुए एक हाथ से इसके गिर्द गहरा डाला। डैड की जान आ गई आपको, डैड की याद हो गई आपकी जिद पूरी, उन्होंने शिकवा किया। हानिया ने तड़प कर सर उठाया। आई एम सॉरी डैड, आई एम रियली सॉरी।
میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ڈیڈ، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں اپنی جان دے دوں گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں ان کے سینے سے لگی کہتی رہی۔ ایسا نہیں کہتے، جب تک آپ کی دعائیں آپ کے ڈیڈ کے ساتھ ہیں آپ کے ڈیڈ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس کے بال سہلاتے جس پہ روتی ہوئی ہانیہ نے سر ہلایا۔ کون تھے وہ لوگ ڈیڈ؟ مجھے بتائیں، میں ان کی جان لے لوں گی۔ ان سے الگ ہو کر وہ چہرہ صاف کرتی غصے سے بولی۔ حارث صاحب ہنس پڑے۔ دیکھا تم نے کیسے دشمن ہمارے پیچھے پڑے ہیں، اسی لیے میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہی تمہیں کسی مضبوط سہارے کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ کبھی پھر جو ایسا اٹیک ہو تو میں سکون سے مر سکوں۔ اور معلوم ہے جب مجھے پر اچانک اٹیک ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے صرف تمہارا چہرہ تھا، میں اتنا بے بس تھا کہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ یہ تو اس جوان کا شکریہ ادا کرو گا جس نے بر وقت پہنچ کر مجھے بچایا، اور گولی سینے میں لگنے کی بجائے کندھے کو چھو کر گزر گئی۔ حارث صاحب کہہ رہے تھے اور ہانیہ لب دبائے آنسو بہا رہی تھی۔ ڈیڈ آپ صرف مجھے بتائیں کہ آپ کے کون ہیں آپ کے دشمن، میں جان کر ان کا خون کر آؤں گی، وہ طیش میں بولی۔ حارث صاحب اس کے بچکانہ انداز پر ہنسے۔ یہی تو معلوم نہیں جان، چھت کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولے۔ اور وہ شخص کون تھا ڈیڈ جس نے آپ کو بچایا؟ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتی وہ پوچھنے لگی۔ حارث صاحب نے محبت سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں میری جان، کوئی غریب لڑکا تھا شاید، مجھے حلیے سے ایسا ہی لگا، پر اس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھ سکا۔ حارث صاحب نے مہزاد کی بدرنگ شرٹ میں پشت اور مرر میں کالی آنکھیں دیکھ یاد کرتے ہوئے کہا تو ہانیہ سر ہلا گئی۔ السلام علیکم۔ ہانیہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اسے اپنے پیچھے سے فواد صاحب اور ہادی کی آواز میں سلام سنائی دیا۔ وعلیکم السلام۔ حارث صاحب نے مسکرا کر فواد صاحب کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں اب؟ فواد صاحب پوچھتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھے اور ہادی نے سائڈ ٹیبل پر پھولوں کا بکے رکھا۔ گیٹ ویل سون انکل، ہادی مسکرا کر بولا، جس پر حارث صاحب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہانیہ بیٹا آپ ہادی کے ساتھ گھر جائیں، فریش ہو کر آرام کریں۔ شاباش میرا بیٹا، فواد صاحب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہانیہ سے کہا، جس پر وہ نانا کرتی آخرکار ان کے مزید اصرار پر اٹھ کھڑی ہوئی، اور ہادی بھی ساتھ ہی تھا۔ تم رہنے دو، میں جا سکتی ہوں۔ کمرے سے باہر آ کر وہ نخوست سے کہتی وہاں سے چلی گئی اور وہ صرف اس کی پشت تکتا رہ گیا۔ حارث مجھے لگتا ہے یہ موقع اچھا ہے، ہم ہادی اور ہانیہ کا نکاح کروا سکتے ہیں، اور تمہاری حالت کے پیش نظر وہ مزید ضد بھی نہیں کرے گی۔ ان کے جاتے ہی فواد صاحب نے حارث صاحب کی طرف اپنا رخ کیا اور بولے۔ حارث صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور بولنے کی ہمت کرنے لگا۔ حارث مجھے لگتا ہے میری بیٹی سچ کہہ رہی ہے، کسی نے ہمارے خلاف یہ سازش رچی ہے اور بہت گہری چال چل کر میری بیٹی سے نکاح کیا ہے، پھر مجھے مارنے کا پلان بنایا تاکہ جب میں مر جاؤں تو وہ نکاح نامے کے دعوے پر میری بیٹی اور اس کی پراپرٹی قبضہ کر سکے۔ حارث صاحب نے سوچ بچار کے بعد کہا، جس پر فواد صاحب انہیں دیکھنے لگے۔ بات پہ واقعی دم تھا۔ آج اس کا پلان کامیاب بھی ہو جاتا، اگر اس لڑکے نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے بچایا نہ ہوتا تو میرے دشمن آج کامیابی کا جشن منا رہے ہوتے۔ حارث صاحب کی آواز پہ ایک دم ایک ڈر تھا، وہ اس لڑکے کے مشکوک تھے۔ اللہ نے اسے وسیلہ بنا کر انہیں نئی زندگی دی تھی، پر ایسا کون کر سکتا ہے؟ حارث سوچنے کی بات ہے، کون ہے یہ دشمن اتنا تیز اور شاطر؟ اگر ایسا رہا تو اسے اپنے پلان میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مثلاً اگر وہ تم پر دوسرا اٹیک نہ کرا سکا تو کہیں اس کا دوسرا ٹارگٹ ہانیہ بیٹی نہ بنے، کہیں اسے کڈنیپ وغیرہ یا ویسی کوئی گھٹیا حرکت نہ کرے۔ جو شخص اتنا گر سکتا ہے اس کے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ فواد صاحب نے مستقبل کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ بیڈ پر پڑے حارث صاحب کی روح تک کمپانے کے پر مجبور کر گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی کی طرف کوئی آنکھ تو اٹھا کر دیکھے، میں جان نکال دوں گا اس کی۔ وہ غضبناک لہجے میں گویا ہوئے۔ وہ جو کوئی بھی تھا تمہارے گھر میں آ کر تمہاری بیٹی سے نکاح کر گیا، اور تم کہہ رہے ہو آنکھ اٹھا کر تو دیکھے۔ فواد صاحب کے طنزیہ لہجے پر حارث صاحب لب بھیج گئے۔ فواد اس نے اچانک وار کیا ہے۔
وہ بے بسی سے بولے دشمن اچانک ہی وار کرتا ہے، یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ خیر پھر مجھے جواب دو کہ آخر اب تمہارے ارادے کیا ہیں؟ یہ بات تو تم جانتے ہو کہ ہانیہ بیٹی صرف میری ہی بہو بنے گی، یہ رشتہ بچپن سے طے ہے۔ اب تم کیسے اور کیا کر کے اس نکاح کو ختم کرتے ہو یہ تم جانو، میرے پاس اتنا وقت نہیں، مجھے جلدی کوئی جواب دو۔ اب میں چلتا ہوں، ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ کہہ کر چلے گئے اور حارث صاحب بے بسی سے ان کی پشت دیکھتے اپنی بیٹی کے سوچنے لگے، اس نے اس قدر تکلیف اٹھائی ہوگی جب ہم میں سے کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری ہنی، جب خود پر پڑی تو اس کا احساس ہوا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ تصور میں ہی اپنی چاند سی بیٹی کو مخاطب کرتے معافی مانگ رہے تھے۔